भाई मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर की चेयर किसने खत्म की? कांग्रेस ने की। गुलाम मोहम्मद सादिक को किसने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर की चेयर खत्म करके चीफ मिनिस्टर बनाओ? दैट वाज नॉट, देयर वाज नॉट बीजेपी, वो कांग्रेस की क्रिएशन थी। जम्मू कश्मीर में सदरी रियासत को ख़त्म करके गवर्नर का ओहदा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। तो ठीक है, आप बीजेपी के सर फोड़ रहे हैं तो ये गलत बात है। हम कहते हैं कि जो आपकी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम सब कुछ करते हैं। दंगे क्या कांग्रेस के दौर में नहीं हुए? हाँ, लोगों को बेवकूफ़ ज़रूर बनाया जाता है कि ठीक है जी, भाजपा जो है वो कम्युनल है, ये है वो है। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। शुरू में ही कहा कि कांग्रेस को जो चीज़ें आपने दी या जिस कारण आप कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे, पूरा परिवार आपका, आपने अपनी नौकरी, अपना भाई, सब कुछ गंवा दिया कांग्रेस के पीछे, और आपको जब टिकट देने की बारी आई आपके साथ धोखा हुआ। तो भाजपा वालों के साथ कोई बातचीत इससे पहले हुई है कि वो आपको टिकट देंगे या नहीं देंगे, कुछ इस तरह का हुआ है? देखें मेरे भाई, जो आदमी कल ज्वाइन करे आज वो टिकट की बात करे तो वो नादानी है। ज्वाइन करने से पहले भी कोई मीटिंगें होती हैं, बातचीत होती है, ऐसे ही तो मतलब हमारा एक मुद्दा है। देखिए, हमने भाजपा को ये कहा था कि आप एसटी दे दो पहाड़ियों को। अगर आप पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दोगे तो इन टोटो हाँ के साथ आएंगे। तो देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं करामत मलिक साहब, जो पहले कांग्रेस की कश्ती में सवार थे। काफ़ी लंबा समय जो है इन्होंने कांग्रेस में गुजारा। उसके बाद जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। कुछ समय तक उसमें रहने के बाद जो है कल ही इनके द्वारा जो है भाजपा ज्वाइन की गई है। बातचीत करेंगे। कराम साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया। थैंक यू डैंग साहब। कराम साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना लंबा समय आपने कांग्रेस में गुजारा, यहाँ तक कि कांग्रेस के लिए आपने अपनी नौकरी वो भी दाव पे लगा दी, नौकरी छोड़ करके आपने जो है कांग्रेस में ज्वाइन किया। फिर अब क्या कारण रहे कि कांग्रेस छोड़ करके आज़ाद साहब को छोड़ करके अब भाजपा? असल में यह है डैंग साहब कि जब हमने कैरियर शुरू किया था तो 82 की बात है, जब हम स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे हाई सेकेंडरी में, वहाँ से शुरू किया था। NSUI से शुरू किया। उसके बाद उस ज़माने में मुझे याद है कि इंदिरा जी का स्वर्गवास हुआ, जब कत्ल हुआ तो 1:30 बजे का टाइम था। ना ये टीवी था, ना कोई और चीज़ थी, ना ये फ़ोन था, रेडियो वगैरह था। कहीं से न्यूज़ आई कि इंदिरा जी पे अटैक होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, अल्लाह गवाह है, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट गई है। हम भाई हार्ट जुड़े हुए थे और मेरी फैमिली ऑल ओवर कांग्रेस के साथ रही। तो वक्त गुजरता गया, फिर कांग्रेस पावर में भी आई, राजीव जी आए। तो राजीव जी बड़े विजन के लोग थे। ये जो आज हमारे पास ये सारा नेटवर्क है, मैं समझता हूँ ये राजीव जी की देन है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी में आप गए हैं वो आप तो मानते नहीं हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सुनिए बात मेरी, ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद होता क्या है, इन बिटवीन 97 में मेरे ब्रदर इंजीनियर थे, उनकी डेथ हो गई, उनको फर्स्ट किलिंग हुई। दैट वाज बिकॉज ऑफ माई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मैं सर्विस भी करता था, लेकिन हम जुड़े हुए थे एक नेशनल पार्टी के साथ। हमने कोई केयर नहीं की, फिर भी चलते रहे। 2002 आया, चलते रहे। सर्विस में मैं इंटेक का प्रेसिडेंट रहा, सेक्रेटरी रहा इंटेक का, स्टेट का। हमारे शिव कुमार जी होते थे स्टेट प्रेसिडेंट, उनके साथ काम किया। ये एक जुनून होता है पॉलिटिक्स का। 2008 में मैं फारग भी हो गया। आई वॉज इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर मैंडेट, लेकिन हुआ ये कि 2008 में मैंडेट किसी और को दे दिया गया। ठाकुर पूरन सिंह बाहर से जीत के आए, उनको बुलाया और टिकट दे दी गई। 2014 में एक और को दे दी गई। रिजल्ट ये हुआ कि हम देखते रहे। अब आइडियोलॉजी बनी होती है ना, आइडियोलॉजी को आप छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम ये होती है। और ये जब इतना लंबा अरसा होता है, फिर इंसान का एक सफ़र होता है, एक सोच बनी होती है, उस परिवार को कैसे छोड़ा जाए। तो आज जाके मैं आपको शार्ट बताऊं कि जब ये समाया 2008 में नौकरी गई, उसके बाद हालात डिस्टर्ब हो गए, मैंडेट नहीं मिला, पार्टी का काम करते रहे। और यहाँ नहीं किया, सेवा दल में काम किया, सेवा दल का एडिशनल चीफ रहा, डिस्ट्रिक्ट चीफ रहा। आपको बताऊं मज़े की बात, टंगडार में आज़ाद साहब ने हमें पूछा, हमने जाके वहाँ रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया
और उन हालात में जब खाने के लिए नहीं मिलता था, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, लोग मर रहे थे, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। अगर आप पुरानी वो सीडी निकाल के देखेंगे जिसमें वो एक गाना आया है आज़ाद साहब की एलिया का, उसमें मेरा आपको फ़ोटो मिलेगा वो कश्ती वाली टोपी लगाए हुए, शमीम जी का जो, हाँ शमीम आज़ाद जी का जो गाना है वो कश्मीर पे, उसमें आप कहीं देखोगे वो कश्ती लगाए हुए मेरा एक आपको फ़ोटो मिलेगा, उसमें रेड मुझे स्वेटर लगी हुई थी। तो हम तो पहले प्लान ढंग से गए नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाके देखा तो मौसम ख़राब था, फिर वही स्वेटर वगैरह लगाई, दिन गुजारे, ऊपर से बारिश, उधर हालात ख़राब। तो सामने पाकिस्तान, टीटवाल का एक दरिया है, टीटवाल जहाँ है उसकी ये पोजीशन है कि आप टीटवाल देखोगे दरमियान में दरिया है, दरिया के उस पार पाकिस्तान है, पीओके है, हमारा हिस्सा है, और इस साइड इंडिया है। वहाँ जाके उधर गोलियों की बछाड़ भी है, सब कुछ है, हमने काम किया। तो पार्टी ने नहीं सोचा, पार्टी ने लीडर फ्लॉट किए बाहर से, जो मिला उसको लाया, इंट्रोड्यूस किया, हम देखते रहे। हमने कहा ठीक है। आज़ाद साहब ने भी, मैं नहीं कुछ कहूँगा आज़ाद साहब पे, उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन एक प्रॉब्लम है आज़ाद साहब की, हर बड़ा लीडर दूसरे के बारे नहीं सोचता, वो अपनी आप कुर्सी को सेव करता है। आज़ाद साहब ने भी स्टैंड कहीं नहीं लिया कभी कि भाई इसको टिकट देनी चाहिए, यार ये सफ़रर है, जिस आदमी की सर्विस गई हो, जिस आदमी का ब्रदर को मिलिटेंटों ने मारा हो, उस आदमी को भी आप अगर इग्नोर करोगे तो फिर भी कितने सब्र होता है। फिर भी हमने कहा आज़ाद साहब के साथ एक लॉयल्टी थी। आज भी मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक लॉयल्टी होती है। जिस आदमी के साथ 40 साल रहे हो तो फिर ज़िंदगी है। मेरी 59 साल उम्र है, अब 82 से लेके आज तक हिसाब लगा लो क्या होता है। और आए ठीक है, आज़ाद साहब की एक लड़ाई लगी, मीर साहब की लड़ाई क्या थी, कुछ चीज़ों पे लड़ाई थी, उन्होंने कमेटियाँ बनी, जिन्नी बनी, वहाँ कुछ मैं नहीं समझता कि गलत हुआ सही हुआ क्या हुआ पार्टी पे, उसमें आज मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता, भाई अच्छा ही नहीं है कि मैं टिप्पणी करूं। लेकिन जब आज़ाद साहब ने पार्टी छोड़ी तो हमने कहा लॉयल्टी बड़ी चीज़ है, क्योंकि दो बातें मैं आज आपको वाज़ेह कर दूं। आप आज़ाद साहब के लॉयल थे या कांग्रेस पार्टी के? मैं कांग्रेस पार्टी का लॉयल। दो बातें, एक बात वाज़ेह हो गई, गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से पार्टी छोड़ने से दो बातें वाज़ेह हो गई। आज़ाद साहब सरकार बनाए ना बनाए, बट कांग्रेस की कमर टूट गई है। अच्छा, दिस इज फैक्ट। आज़ाद साहब के जाने से? यस। अब कांग्रेस 10 साल इस स्टेट में रिवाइव हो, दैट इज क्वेश्चन डज नॉट राइज। दे डोंट हैव देयर वर्कर्स। इलेक्शन कौन लड़ता है? वर्कर सेटअप लड़ता है। इलेक्शन पब्लिक तो नहीं लड़ती, वर्कर है नहीं आपके पास, कैंडिडेट आपके पास नहीं है, तो कौन लड़ेगा इलेक्शन? वो सारे कैंडिडेट जम्मू वाले भी, कुछ कश्मीर वाले भी आज़ाद साहब लेके चले गए। तो अब उनकी लड़ाई में फ़ायदा किसको होगा, ये अब मैं इस पर नहीं बात कहूँगा। लेकिन आज़ाद साहब की वजह से कांग्रेस की कमर टूटी। जब कांग्रेस की कमर टूटी, लॉयल्टी आपकी आज़ाद साहब के साथ है, फिर आपको क्या करना है? कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी थी। फिर इन बिटवीन हमने देखा कि हाँ भाई कांग्रेस ने क्या किया। जब बड़ी गौर से मैंने देखा, आप बाबरी मस्जिद की बात ले लो, ताले किसने तड़वाए खुलवाए, बुत किसने रखवाए? कांग्रेस ने। हमने तो, भाजपा ने तो नहीं रखा। हाँ, भाजपा का एक एजेंडा था, उन्हें मंदिर बनाना था, कहाँ बनाया? भाजपा का एजेंडा था 370, उन्हें एक विधान एक संविधान, उनका एक नारा था। जब नारा था तो उस नारे को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन पीठ में छुरी नहीं घोंपी। सामने से कहा भाई हमने पावर में आए जब तो हम ये करेंगे, मैनिफेस्टो में था, डजेंट मैटर। कांग्रेस ने तो कहा कि हम जी आपके साथ हैं। तो मेरे भाई मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर की चेयर किसने ख़त्म की? कांग्रेस ने की। गुलाम मोहम्मद सादिक को किसने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर की चेयर ख़त्म करके चीफ मिनिस्टर बनाओ? दैट वाज नॉट, देयर वाज नॉट बीजेपी, वो कांग्रेस की क्रिएशन थी। जम्मू कश्मीर में सदरी रियासत को ख़त्म करके गवर्नर का ओहदा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। तो ठीक है, आप बीजेपी के सर पर उठ रहे हैं तो ये गलत बात है। हम कहते हैं कि जो आपकी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम सब कुछ करते हैं। दंगे क्या कांग्रेस के दौर में नहीं हुए? हाँ, लोगों को बेवकूफ़ ज़रूर बनाया जाता है कि ठीक है जी भाजपा जो है वो कम्युनल है, ये है वो है। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। तो भाजपा ने एक कार्ड खेला, उन्होंने अपनी पावर ली और दे आर एंजॉयिंग। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इस मुल्क की सरकार है,
आप बीजेपी की मान को अमित शाह जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, जितना लोगों में कमी हुई है, जहाँ जहाँ इनजस्टिस हुआ है उनको वो फिलअप कर रहे हैं, उस गैप को ख़त्म कर रहे हैं। लोगों की घर जाके इंसाफ मिल रहा है लोगों को। मेरे भाई, आज किसानों को पैसे मिल रहे हैं, आज बेवों को पैसे मिल रहे हैं। अब ये जो स्मार्ट कार्ड है, बताओ, देखो हर आदमी के पास 5 लाख रुपया है। वो किसी वक्त भी जाए, किसी हॉस्पिटल में जाए, अपना इलाज कराए। क्या पहले था? हम तो नारा देते रहे कांग्रेस में, हमारे लीडर ने तो काम नहीं ना किया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने क्या ये लिखा कि ये मुसलमान को कार्ड नहीं मिलेगा और ये हिंदू को कार्ड नहीं मिलेगा? कार्ड तो सबके लिए है, एवरीवन इज एंजॉयिंग, हर आदमी बेनिफिट ले रहा है। जब ले रहा है, मैं सरपंच हूँ एक पंचायत का, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सरपंच भी हूँ एक पंचायत से। मैं दराल चौकियाँ सरोथा पंचायत का सरपंच हूँ। अल्लाह गवाह है, मेरी पंचायत से 15 लोगों को बेनिफिट मिला है, जिन्होंने ऑपरेशन कराया, जिन्होंने जाके इलाज करवाया, और 2-2, 2.5 लाख रुपए का उनको फ़ायदा मिल गया। वो तो कसम नहीं खाते नरेंद्र भाई मोदी की। और मेरा एरिया, जो मेरी पंचायत थी, मेरे लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, क्योंकि आप, हमारी सारी कम्युनिटी जो मलिक कम्युनिटी है वो बीजेपी के साथ है, और आप भी बीजेपी ज्वाइन करो। कांग्रेस छोड़ने के बाद आपने आज़ाद साहब के साथ कितना समय बिताया? देखिए, आज़ाद साहब के साथ मैंने 1-2 महीने बताए। मैंने देखा 22 अगस्त 19 को मैं आज़ाद साहब के साथ गया था, तो पिछली 15 को मैंने रिज़ाइन कर दिया। आज़ाद साहब अच्छे लीडर, इनसे कोई शक नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितना सेटअप आया है वो कांग्रेस से आया है, आइडियोलॉजी वही है। और डाउनफॉल क्यों होता है पार्टियों का? कांग्रेस की जो क्रीम है, टीम है थी, मसलन आप ताराचंद से लेके और शबीर खान से लेके जितनी जो लोग थे, ये सारे लोग आज भी, इनके अंदर वो फोबिया मौजूद है जो एक मिनिस्टर में होता है, एक पावर इनमें होता है। तो इलेक्शन जो लड़ना होता है, इलेक्शन पार्टी का लीडर नहीं लड़ता है, इलेक्शन वर्कर लड़ता है। जब वर्कर और लीडर के दरमियान एक गैप डेवलप हो जाता है, तो फिर वो पार्टी जीतती नहीं है। आज की तारीख में मुझे आप बताओ, कौन सा लीडर है जो कांग्रेस के पास है या आज़ाद साहब के पास है जो सड़क पर बैठने के लिए तैयार है? नो वन इज़ रेडी। आज की तारीख में पार्टी क्राइसिस में है, कांग्रेस क्राइसिस में थी, आज़ाद साहब की पार्टी भी अभी नई आई है। अगर वो भी आज की तारीख में ये समझेंगे कि हम मिनिस्टर हैं, तो कैसे पार्टी चलेगी मेरे भाई? पार्टी तो चलाने के लिए आपको लोगों के दरवाजे पर जाना पड़ता है। आपको लगा ऐसा माहौल वहाँ पे? आज भी वो कहते हैं ना, एक वो हमारा, एक मेरी पहाड़ी ज़बान में एक मकोला है, हाकम नवे तो चुगल पुराने। इतने हाकम भी नवे सन, तो हाकम भी पुराने तो चुगल भी नवे। तो लिहाजा वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो लोग आज़ाद साहब को उस खेमे से निकलने देते हैं। सोच वही है, आइडियोलॉजी वही है, काम वही है, तरीका वही है। वो लोग आज भी वो कानाफूसी जो है वो कर रहे हैं आज़ाद साहब को। आज़ाद साहब अकेला आदमी क्या करेगा? आप कह रहे हैं कि आज़ाद साहब के जाने के बाद जो है कांग्रेस की कमर टूट चुकी है। वक़ार रसूल वानी को प्रेसिडेंट बनाया गया है कांग्रेस का, क्या वो कांग्रेस की गलती है? क्या उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो दोबारा से जो है कांग्रेस में जान भर सकें, लोगों को अपने साथ जोड़ सकें? देखिए, पॉलिटिक्स एक बड़ा उल्टा सब्जेक्ट है। कुछ लोग स्टार की खाते हैं, कुछ लोगों के स्टार अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग मेहनत की खाते हैं। वक़ार रसूल के स्टार अच्छे थे इसलिए वो प्रेसिडेंट, मैं भी बस स्टार अच्छे थे तो प्रेसिडेंट बन गए। काबिलियत नहीं है उनमें। लेकिन आज की तारीख में जो कांग्रेस की हालत है वो किसी की नहीं है। आज भी कल कोई मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई बड़ी बुरी हालत है। मेरे भाई, जब ओहदे प्रायोरिटी पे नहीं हूँ, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहीं बैठा हुआ है, मुझे कल किसी दोस्त ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा, जी मैं घर बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं है फलां आदमी को ज्वाइन कर दिया, सरमायादार को। जब आप किसी को ज्वाइन करोगे, ओहदे ऐसे बांटोगे, वीकेंड चूज़ करोगे, तो फिर थोड़ा होता है। आर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है। भारतीय जनता पार्टी में मैं देखा, मैंने कल ज्वाइन किया तो स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया। आप बताओ, बुलाओ जी, हाथ डालो मलिक साहब को। उन्होंने मुझे हाथ डाला। सबसे पहली स्पीच जो की वो राजेंद्र जी ने की, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रजौरी के। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस इज़ अ प्रॉपर वे कि आप मान लो मुझे ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ है, उसकी नॉलेज में है। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पता ही नहीं होता है, तो स्टेट प्रेसिडेंट से डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा है। तो फिर ये चैनल है ना, जब चैनल तोड़ दोगे तो कैसे पार्टियाँ चलेंगी? कांग्रेस को ख़त्म करने की भाजपा को ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का अपना कल्चर चेंज नहीं हो सकता है।
एक राहुल गांधी जी हैं, वो दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन मेरे भैया ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है उनकी? ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है ना, उनके पास वो आइडियोलॉजी है। वो इंदिरा गांधी स्वर्गवास हो गई है, जिनके जो आखिरी जो इनके पास वो किला था वो स्वर्गवास हो गए। ये कहो होंगे 10 साल जो शख्स आज का अपनी शादी नहीं कर सका वो दूसरे की क्या करवाएगा? प्रियंका गांधी, नहीं, मैं उस पर नहीं करूँगा, वो अच्छी होगी जो भी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है या कोई प्लानिंग है जिससे वो लड़ेंगे। मैंने आपको कहा ना, जिस भी तंजीम को इलेक्शन लड़ना है या जीतना है उसको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चाहिए। क्रम साहब, आपने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस को जो चीज़ें आपने दी या जिस कारण आप कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे, पूरा परिवार आपका, आपने अपनी नौकरी, अपना भाई, सब कुछ गंवा दिया कांग्रेस के पीछे, और आपको जब टिकट देने की बारी आई आपके साथ धोखा हुआ। तो भाजपा वालों के साथ कोई बातचीत इससे पहले हुई है कि वो आपको टिकट देंगे या नहीं देंगे, कुछ इस तरह का हुआ है? देखें मेरे भाई, जो आदमी कल ज्वाइन करे आज वो टिकट की बात करे तो वो नादानी है। ज्वाइन करने से पहले भी कोई मीटिंगें होती हैं, बातचीत होती है, ऐसे ही तो मतलब हमारा एक मुद्दा है। देखिए, हमने भाजपा को ये कहा था कि आप एसटी दे दो पहाड़ियों को, अगर आप पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दोगे तो इन टोटो हाँ के साथ आएंगे। तो मैं जिस मुद्दे पे आया हूँ वो इस मुद्दे पे आया हूँ कि मेरी सारी कम्युनिटी जो है, मेरी सारी कौम जो पहाड़ी कौम है, उन्होंने देखा है जब पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नेशनल ट्राइबल कमीशन है उसने जब क्लियरेंस दे दी तो फाइल होम मिनिस्टर के पास चली गई पहाड़ियों की एसटी के लिए। तो दो अब आखिरी लम्हा है, उसमें कैबिनेट ने रिकमेंड करना है, तो या बिल आएगा या ऑर्डिनेंस आएगा, दोनों आएंगे। ऑर्डिनेंस भी होगा तो लेटर ऑन बिल ही आना है क्योंकि रूल है। तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता है हमारा कि हम ये कहें कि वो मैंडेट और ये मैंडेट। हम एक, आप लीडरी किस लिए करते हो? पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? हमने लोगों की खिदमत करनी है, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा लीडर हो, उसका मोटो ये होता है कि मैं अपनी कौम की, अपने लोगों की खिदमत करूंगा, उनको जहां प्रॉब्लम आएगी उनके लिए खड़ा रहूंगा, सीसा प्लाई की दीवार बन के। इलेक्शन लड़ने का मौका जिस तरह से गुज्जर बकरवाल कमेटी का डेलीगेशन जो मिल करके आया है, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी जो है उनको दी गई है अमित शाह जी के द्वारा कि आपके हकों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर आपको ये शर्त रखी जाती है कि आने वाले इलेक्शंस में जो है मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, आप फिर भी मुतमईन हैं कि एसटी स्टेटस तो मिला? देखिए, ये सरकार की डिस्क्रिप्शन पावर है, सरकार क्या करती है हम उससे मुतमईन हो गए। एमएलए बनना मसला नहीं होता है। जब आप किसी पे इलेक्शन लड़ना मतलब वो नहीं, वो मसला थोड़ा होता है, मसला होता है हम एमएलए नहीं भी बने। आज हम एमएलए नहीं बनते हैं, कल हमारे 10 लड़के आईएएस क्लियर कर जाते हैं, तो मेरे भाई वो कल 10 साल के बाद 10 कमिश्नर होंगे। और 10 कमिश्नर जो आपके हैं या 10 आईएएस अफसर हैं, दे आर मोर देन मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर क्या हुआ है, ही इज फॉर 5 ईयर ओनली। बट जब आपके पास एक आईएएस अफसर आता है तो अगले 50-40 साल के लिए वो आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर है। तो हमें अपनी ज़ात को तो नहीं देखना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, अपनी कौम को देखना है कि उनका फ्यूचर कैसे डेवलप होगा। इसलिए ये शर्त रखी भी जाती है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पहाड़ी कबीले के लोग, आप उसमें भी तैयार हैं? नहीं, हमारा नहीं, वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पावर है। जब आप वो हमने एक फेथ रखा भाजपा पे, उन्होंने जब हमने कमिटमेंट किया उस रोड मैप पे वो चल रहे हैं तो हम मुतमईन हैं। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे देन व्हाट? एसटी मिले दैट इज सफिशिएंट फॉर मी पर्सनली, आई कांट से फॉर एनी अदर पर्सन, बट देयर। आप भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, आगे क्या? से कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, जो भाजपा ने दिया है काम, टास्क दिया है, एसटी देंगे तो इंशाल्लाह एक एक वोट जो है वो भाजपा के खाते में डालेंगे, उसमें तो क्वेश्चन ही बनता है। पहाड़ी कौम एक कमिटमेंट की कौम है। मैं आपको बताऊं कि जिस जगह से मैं तल्लक रखता हूं वहां से ठाकुर पूरन सिंह एमएलए थे, याद है आपको? और हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? 5% वहाँ, 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ठाकुर पूरन सिंह जब जीते थे तो वो तो इस पहाड़ी के नाम पे जीते थे, पहाड़ी एक्शन कमेटी एक बनी थी। तो आपको एक और मज़े की बात हूँ, हम प्रभावित कैसे हुए? असल में ये हुआ, जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस एरिया को दराल कहते हैं। दराल में हमारे लीडर थे, कांग्रेस में ही थे, इकबाल मलिक, में और इकट्ठे थे। तो मैं तो शुरू से था, लेकिन वो आए और इकबाल मलिक साहब को पूरी बरादरी ने यूनानिमसली लीडर बनाया। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, कांग्रेस के मैंडेट पर 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 15,000 वोट लिया, नहीं जीत पाए।
उसके बाद कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में आए। तो भाजपा ने जब डीडीसी का इलेक्शन कराने लगी तो भाजपा ने उनको कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि शायद इस वक्त 370 भी बारोगेट हुआ है तो लोग आपको नहीं पसंद करें, भाजपा को पसंद नहीं करें, तो आप अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हो तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लड़के भी तो हमारे हैं। तो इकबाल मलिक जब हमारे कौम के लोगों के पास गए, आप कौम तो एक ही है, मेरी भी और इकबाल साहब की भी, कुंबा एक ही है। जब बैठे तो वहाँ हमारे लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा जी मुझे ये कह रही है पार्टी कि आप अगर भाजपा के लोगों पे नहीं भी लड़ना चाहते, कमल के फूल पे नहीं लड़ना चाहते तो डजंट मैटर, आप इलेक्शन कंटेस्ट कीजिए और फिर हमारे साथ आ जाइए। तो लोगों ने कहा यार वो विश्वासघात है, पहाड़ी कौम विश्वासघात नहीं करती है। अगर आपने भाजपा ज्वाइन किया तो देन व्हाट, आप जाओ भाजपा के उसमें निशान पर इलेक्शन लड़ो, मैंडेट पे हम आपको जिताएंगे। और फॉर इन्फॉर्मेशन थम्पिंग मेजॉरिटी से इकबाल मलिक जीते। और इकबाल मलिक के जीतने के बाद उस वक्त मेरा कोई गुजर भाई जो लीडर था वो मैंडेट लेने के लिए तैयार नहीं था। आज जो लोग कह रहे हैं मेरे साथी कि भाई हम भाजपा के साथ हैं, कोई आदमी डीडीसी के इलेक्शन में मैंडेट लेने के लिए तैयार नहीं था भाजपा का। हाँ, कोई मुसलमान। इकबाल मलिक ने मैंडेट लिया और वो जीते थम्पिंग मेजॉरिटी। जब जीते तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुई इकबाल मलिक ये कहाँ से बना और दलाल वाले कौन है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके मसले क्या हैं। उन्होंने कहा जी इनका ये एसटी का मामला है, इनका दूसरे मामले उन्होंने एक दो तीन चीज़ें रखी थी। एक बुदल की तहसील थी, वहाँ तहसील के लिए लोग बड़े परेशान थे कंस्टिट्यूंसी में, तो एक शकरमर्ग का प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट को बुलाया, फिर इकबाल मलिक साहब को भी बुलाया, उनसे मीटिंग हुई। उसने कहा इट्स ओके, आपके सारे मसले हल होंगे। तो ये फाइल जो कांग्रेस ने 30 साल से दबा के रखी थी, 33 साल से, जो कांग्रेस निकालना नहीं चाहती थी, यही मैं कहता हूँ ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट थी। कांग्रेस कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट में नहीं थी। हम भी इसलिए खामोश थे कि कोई कॉम्पिटेंट तंजीम नहीं थी, कोई कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं थी, कोई कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं थी। तो जब आपके पास मुतबादल नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपने क्या करना है, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो। आज की तारीख में अल्टरनेटिव स्ट्रांग अल्टरनेटिव है और कांग्रेस से बेटर है। मतलब मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में 80 और 20 की पोजीशन है। 80 पे भाजपा है और 20 पे कांग्रेस है, और 2 स्टेटें भी उनके पास हैं सारी। वो क्या करेंगे। तो जब उन्होंने 30 साल गुमराह किया, पर भाजपा ने ऐसा नहीं कहा। भाजपा ने कहा हम आपको देंगे, और उन्होंने मेरे भाई कमीशन को फॉरवर्ड किया, जस्टिस शर्मा कमीशन को दिया, कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन के बाद आज उन्होंने क्लियर कर दिया। तो कांग्रेस 33 साल नहीं कर सकी है। मैंने पिछले दिनों हम तो बड़ी परेशानी, हम एक चीज़ ज़िमनन में जो चीज़ कहना नहीं चाहता था वो ये हुई कि असल में हमारे एक लीडर हैं रफ़ीक हसन खान। रफ़ीक हसन खान का एक इंटरव्यू आया, आपने भी देखा होगा, वो अल्ताफ़ जंजुबा जी ने लिया हुआ है। वो कहते हैं कि भाई एक स्टेज पे हमें एसटी मिलने लगा, तो मिलने लगा एसटी, तो एसबी चौहान होते थे होम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मेरी 35 साल हो गया कैरियर का, मतलब पॉलिटिकल कैरियर। ये अलग बात है, हालात बदलते हैं, किसके नसीब में होता है कौन बनता है, लेकिन 35 साल का कैरियर। तो एसबी चौहान आए, तो एसबी चौहान से बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा एक डेलीगेशन गया रफ़ीक हसन खान साहब की क़यादत में, तो वो डेलीगेशन मिला। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कर देते हैं। अभी बैठे हुए थे तो आज़ाद साहब इंटरव्यू थे, तो आज़ाद साहब ने कहा इनको आप क्या दे रहे हो, तो बाकियों को क्या करोगे, जहर दोगे कश्मीरियों को। आज की तारीख में वो बयान आज़ाद साहब, उन्होंने कहा, फिर चौहान साहब ने कहा नहीं आप चाहिए, ये नहीं हो सकता जब सब आज़ाद साहब नहीं चाहेंगे। आज की तारीख में ये आप मान के चलो, आज़ाद साहब हमारे सर आँखों पे, लेकिन पहाड़ी कौम गुलाम नबी आज़ाद साहब को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, ना फारूक साहब को देने के लिए तैयार है, और ना महबूबा मुफ्ती को देने के लिए तैयार है। पहाड़ी आज की डेट में इन ब्लॉक इन टोटो वोट भाजपा को होगा कि भाजपा ने करनी और कथनी में फ़र्क तो नहीं कहा। मुझे मेरे लोगों ने कहा कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ क्यों चल रहे हो भाई, जिसने हमें जीने नहीं का हक नहीं दिया। आज हमारे बच्चे, मुझे बताएं, एक सिस्टम होता है, सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए आज गुजर बरादरी के 3000 ऑफिसर्स हैं, छोटे बड़े। एक आदमी को कहते हैं ये बड़ा लैंडलॉर्ड है जी, खाने के लिए उसके पास घर नहीं है, खाने के लिए पास उसके लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो वो बड़ा शिमला, वो बड़ा तुरला बांध के बैठा, तो क्या मकसद है उसका।
तो इसलिए सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए आज ज़रूरी है कि पहाड़ियों को एसटी दिया जाए। तो वो चीज़ भाजपा ने जो है वो महसूस किया और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करने के लिए कहा है। तो हमें इसी बात की खुशी है। लिहाजा और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि जो दरहाल का डिसीजन हुआ, इकबाल मलिक साहब का डिसीजन दरहाल की कौम ने लिया, उस पर पूरी वादी, उस पर पूरा जम्मू कश्मीर हिला है। और हमारे लोग, अब टीटवाल में मैं अभी बात बता रहा था आपको, करनाल की वादी, वहाँ सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, राजाद साहब भी साथ थे। तो सोनिया गांधी को लोगों ने कहा रिलीफ नहीं चाहिए, हमें एसटी चाहिए। तो सोनिया जी ने कहा कि किसी को पूछा कि ये क्या चाहते हैं, फिर वो एक्सप्लेन किया कि ये एसटी मांग रहे हैं, गुजर बरादरी को एसटी है तो पहाड़ियों को एसटी है नहीं, इनका रहना सहना खाना पाना सब एक है। तो उसने कहा फिर दे दो इनको। तो जब दिल्ली गए तो मनमोहन सिंह जी ने कहा गुलाम नबी क्या कहते हैं। हमारा जब डेलीगेशन मिला तो वो आज़ाद साहब नहीं कहते थे, वो कहते गुलाम नबी क्या कहते हैं। गुलाम नबी कहता है तो उसको ले आओ तो हम दे देते हैं। हमारी टीम आज़ाद साहब के पास आई और उसमें बेग साहब भी थे, इकबाल मलिक साहब भी थे, सारे लोग आए। हमारे वो जफ़र मनाज से आज़ाद साहब इनकार करके नहीं गए। अब मुझे बताओ डेंग साहब, मैं पॉलिटिक्स क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए कर रहा हूँ या किसी और के लिए कर रहा हूँ? मेरा पॉलिटिक्स करने का मकसद है आई हैव टू सर्व माई पीपल, आई हैव टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माई पीपल, आई हैव टू फाइट फॉर द राइट ऑफ माई पीपल। मेरा तो ये मकसद है ना। तो अगर उसमें मैं फेल होता हूँ तो फिर मुझे राइट क्या, मैं दलाल बन जाऊँ ना फिर जाके। तो अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, तो मेरा मोटो क्लियर होना चाहिए, मेरा मकसद क्लियर होना चाहिए, मेरा एक टारगेट क्लियर होना चाहिए। मेरा टारगेट है कि मेरे लोगों को का फ्यूचर बेहतर हो, और फ्यूचर के लिए एसटी ज़रूरी है और एसटी के लिए भाजपा ज़रूरी है। कराम सर, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैं जनता को कहूँगा कि आज की तारीख में ये कहा जाता है लोग कि भाजपा जो है कम्युनल है, और कम्युनल भाजपा नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती है सामने से। अगर किसी को वार भी करनी है, आपको मुझे कहेगी हाँ आपको हमने टारगेट करना है। कांग्रेस पीछे से वार करती है। मुस्लिम तबके को मैं ये कहूँगा कि आप तब तक भाजपा को कम्युनल बनाते रहोगे जब तक भाजपा के से दूर रहोगे। आपको भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए, और भाजपा में जितना कैडर मुस्लिम लीडरशिप का बढ़ेगा, इतना वो कल्चर जो है वो बराबर हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। कल यही लोग जो हैं, कल आज की तारीख में अगर मान लीजिए जीतने वाले 50 लीडर भाजपा में हों मुस्लिम, तो कल की तारीख में भाजपा का प्रेसिडेंट भी मुस्लिम होगा, स्टेट का भाजपा का चीफ मिनिस्टर भी मुस्लिम होगा। तो हम तो ये कहते हैं कि पहाड़ी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को एसटी तो हो, पहाड़ी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। इस ऐसे हालात बने हुए हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए कि वो भाजपा से दूर ना रहे। ये खोखले नारे जो बाकी वाली पार्टियों के हैं, ये जो फारूक साहब के हैं, महबूबा जी के हैं, ये जब महबूबा फारूक साहब जब भाजपा के साथ थे तो राइट्स हुए अपने गुजरात वाले, तब भाजपा बहुत बढ़िया थी। आपने फॉरेन मिनिस्ट्री इंजॉय की, उमर साहब ने, भाजपा बहुत बढ़िया थी। तो जब छोड़ दी तो भाजपा खराब हो गई। महबूबा जी को जब मुफ्ती साहब आए, वो बहुत बढ़िया थी। अब मुफ्ती साहब के जाने के बाद महबूबा जी ने कुछ अर्सा सरकार नहीं बनाई। जब सरकार बनने लगी, पता लगा कि रात को सरकार बन रही है, तो सुबह जाके हाथ मिला लिया। और दिल्ली के एक लीडर से मिले तो उन्होंने कहा नहीं महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो चीफ मिनिस्टर बन गए, पावर एंजॉय की। कल आप कहते थे कि ये बच्चे, किसी ने कहा कि उनको बच्चों को जनाब पुलिस स्टेशन गए, तो उन्होंने कहा ये टाफियाँ और दूध लेने के लिए गए थे। तो तब वो भाजपा की वकालत कर रहे थे। भाजपा तब अच्छी थी, आज खराब है। क्यों? क्योंकि आपने जो नाइंसाफ़ियाँ की हैं, आपकी करनी और कथनी में फ़र्क है। ये तब्दील करना चाहिए। भाजपा सबसे बढ़िया पार्टी है मुसलमानों के लिए। मुसलमान जब भाजपा में होंगे तो भाजपा मुसलमानों की बात सुनेगी, बैलेंस हो जाएगा, कोई कम्युनल की बात ही नहीं रहेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करामत मलिक साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।